नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो आने वाले कल की पूरी कहानी लिख देते हैं। 1936 बस एक ऐसा ही साल था। एक बहुत ही निर्णायक साल जब भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब हर पहलू में बड़े बड़े बदलाव हुए जिनका असर आज तक दिखता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक साल की घटनाओं की परतें एक एक करके खोलते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस पूरे विश्लेषण में जितनी भी जानकारी है वो पूरी तरह से वेरीफाइड है। यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या फिर टीजीटी पीजीटी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना बनता है। 1936 की घटनाओं को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नई सीमाओं और नई आवाज़ों की। फिर हम देखेंगे कांग्रेस, जाति और पहचान के मुद्दों को। उसके बाद घोषणा पत्रों और गौरव के उन पलों को याद करेंगे और आखिर में संगठनों और संघर्षों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। नई सीमाएं, नई आवाजें। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा बदला और उसी के साथ साथ साहित्य की दुनिया में एक नई प्रोग्रेसिव लहर कैसे उठी। तो साल की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े प्रशासनिक कदम से। तारीख थी 21 जनवरी, जब ब्रिटिश संसद में ओडिशा और सिंध को अलग प्रांत बनाने के लिए एक ड्राफ्ट ऑर्डर इन काउंसिल पेश किया गया। ये एक तरह का कानूनी प्रस्ताव था जो इन दोनों क्षेत्रों के लिए एक नए भविष्य की ओर पहला ऑफिशियल कदम था। और फिर वो दिन आया 1 अप्रैल का, जब ये प्रस्ताव हकीकत बन गया। ओडिशा और सिंध दोनों को आधिकारिक तौर पर अलग प्रांत यानी सेपरेट प्रोविंसेस का दर्जा मिल गया। और इसी के साथ सर जॉन ऑस्टिन हबैक ओडिशा के पहले गवर्नर बने। देखिए, 1936 में सिर्फ प्रशासनिक बदलाव ही नहीं हो रहे थे, बल्कि वैचारिक आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। 10 अप्रैल को लखनऊ में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन किया महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने, और उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया वो ऐतिहासिक था। इसने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी, सामाजिक यथार्थवाद की दिशा। चलिए अब दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। कांग्रेस, जाति और पहचान। ये वो दौर था जब किसान आंदोलन अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म यानी समाजवाद पर बहस तेज हो रही थी और जाति व्यवस्था पर एक बहुत ही शक्तिशाली वैचारिक हमला किया गया। देखिए, लेखक संघ के सम्मेलन के ठीक अगले ही दिन यानी 11 अप्रैल को एक और बड़ी घटना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी गई। इसके अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव चुने गए प्रो एन.जी. रंगा। ये भारत में किसान आंदोलन के संगठित होने की दिशा में एक मील का पत्थर था। उसी अप्रैल के महीने में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू का जो अध्यक्षीय भाषण था वो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि समाजवाद ही भारत की गरीबी और असमानता जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान की असली कुंजी है। और फिर आई 15 मई, एक ऐसी तारीख जब एक किताब ने भारतीय समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी क्रांतिकारी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। इस किताब ने जाति व्यवस्था पर एक ऐसा तर्कपूर्ण और तीखा हमला किया कि ये आज भी सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक मशाल का काम करती है। अब हम अपने तीसरे खंड में आ गए हैं, घोषणा पत्र और गौरव। ये सेक्शन हमें बताएगा कि कैसे नई संस्थाओं के नाम बदले, कैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हुए, किसानों ने अपनी मांगें दुनिया के सामने रखीं और कैसे भारत ने खेल के मैदान पर दुनिया भर में अपना झंडा फहराया। 8 जून, ये तारीख भारत में ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया, जो आज भी भारत की आवाज बना हुआ है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए स्रोतों के बाहर से जोड़ी गई है और आप इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद 8 अगस्त को भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत के पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई और आज हम सब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और इस जानकारी के बारे में भी
ये बात ध्यान देने योग्य है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए स्रोतों के बाहर से जोड़ी गई है और आप इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकते हैं। अगस्त के महीने में ही अखिल भारतीय किसान सभा ने अपना किसान घोषणा पत्र जारी किया। इस मैनिफेस्टो में 2 मुख्य और बहुत जोरदार मांगें थीं जो सीधे सीधे किसानों की समस्याओं की जड़ पर चोट करती थीं। पहली, जमींदारी प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन और दूसरी, सभी ग्रामीण कर्जों को माफ करना। और इसी महीने भारत को गर्व करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। 1936 के बर्लिन समर ओलंपिक्स में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और कैसे जीता? फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 के विशाल अंतर से हराकर लगातार तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाकई एक शानदार और अविस्मरणीय जीत थी ये। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर, संगठन और संघर्ष। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे छात्रों, नागरिकों और मजदूरों के अधिकारों के लिए नए नए संगठन बने और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को उस दौर में किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। 12 अगस्त को लखनऊ में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF की स्थापना हुई। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्घाटन तो किया जवाहरलाल नेहरू ने और इसकी अध्यक्षता की मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रेम नारायण भार्गव इसके पहले महासचिव चुने गए। इसके कुछ ही दिन बाद 24 अगस्त को भारत का पहला नागरिक अधिकार संगठन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन यानी ICLU स्थापित हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू की पहल पर बना था और इसके पहले अध्यक्ष थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। साल के आखिरी महीनों में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। 8 अक्टूबर को भारतीय साहित्य ने अपने महान लेखक और यथार्थवाद के पुरोधा मुंशी प्रेमचंद को हमेशा के लिए खो दिया। फिर 22 नवंबर को ASIF का दूसरा सम्मेलन लाहौर में शरद चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ और 25-26 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में NG रंगा की अध्यक्षता में पूरा हुआ। दिसंबर में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ महाराष्ट्र के फैजपुर में और अध्यक्ष एक बार फिर थे जवाहरलाल नेहरू। अब इस अधिवेशन की एक ऐसी ऐतिहासिक बात है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। वो ये कि ये किसी गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और अब पूरे साल 1936 की 2 और बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। इसी साल डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों और मजदूरों के अधिकारों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और वहीं दूसरी तरफ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत वापस लौटे तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना कोई मुकदमा जलाए गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।